हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने यूपी टेट के सीडीपी की स्पेशल क्लासेस के साथ, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आने वाले क्वेश्चन पर भी संभावना जाहिर करते हुए उनको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। जो नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कोई भी वीडियो आए तो तत्काल प्रभाव से प्रोवाइड हो जाए। सीडीपी और एसएसटी की क्लासेस सीटेट यूपी टेट के लिए हमारे इस चैनल पे चल रही हैं। अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो 2 फरवरी 2016 में आ चुके हैं। ठीक है, तो हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। किस साइंटिस्ट ने कहा है कि जो बालक का विकास है वो आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। 4 ऑप्शन, वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड या थर्नडाइक। कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में कहा हुआ है? फटाफट से जवाब दीजिए। सॉरी, एक मिनट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वुडवर्थ। किसने कहा था? वुडवर्थ। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसने कहा था? वुडवर्थ ने। आनुवांशिकता से व्यवहार के रचनातंत्र का निर्माण होता है तथा वातावरण उस रचनातंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित करती है। बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित होती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निर्धारित होता है। ये बात किसने कही थी? वुडवर्थ ने कहा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन और फिर चेतना का। अभी वह इस प्रकार के व्यवहार को सजोए हुए है। ये कथन किसका है? कि मनोविज्ञान जो है सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का किया, फिर चेतना को त्याग किया, वर्तमान में व्यवहार को सजोए हुए है। ये कथन किसका है? टिचनर, वुंड, वुडवर्थ या फिर मैकडोगल। इसको स्टार मार्क करिएगा। देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। आज हम वीडियो लगभग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कोई पेड़ है, जब उसको पेड़ को लगाया जाता है वो उस पेड़ ने अपनी आत्मा का त्याग कर दिया, अपने मन को भी छोड़ दिया, चेतना को भी छोड़ दिया, अब केवल व्यवहार को अपनाए हुए है। क्या है? वो एक पेड़ है। वुड यानी लकड़ी होता है। कोई लकड़ी है वो सूख गई है तो उसने अपने आत्मा का भी त्याग कर चुका, चेतना का भी, मन का भी, हर एक चीज़ का त्याग कर चुका, इसलिए वो पेड़ से क्या बन गई? बन गई। तो इसके बारे में किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। इस तरह से छोटे से ट्रिक के माध्यम से अगर आपके दिमाग में बैठ सकता है तो इस कॉन्सेप्ट को बैठा लीजिए। ये शब्द किसने कहा? वुडवर्थ की ये जो है भाषा है, ये जो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनोलैंगिक विकास के सुषुप्ता अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। 2 से 5 वर्ष, 6 से यौवन तक, 18 से 20 तक या फिर 20 से 22 तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 से यौवन तक, यानी 6 वर्ष से एडोलसेंस तक जो होती है अवस्था, ये सुषुप्ता अवस्था होती है। किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने। किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा कि सुषुप्ता अवस्था का जो अंतराल है वो 6 से किशोरावस्था यानी यौवन तक होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक्सन, फ्रॉयड, कोहलर या वाटसन। सही जवाब ऑप्शन ए एरिक्सन। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो एरिक्सन नामक साइंटिस्ट ने किया। कब किया? 1950 में किया। कब किया? 1950 में। एरिक्सन जो थे, इनका मानना था कि विकास के जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि जो जैविक कारक होते हैं जो हमें जन्म से मिलते हैं, उनकी अपेक्षा जो सामाजिक कारक हैं जो वातावरण से, समाज से मिले हैं, वो ज़्यादा उनकी ज़्यादा भूमिका होती है हमारे डेवलपमेंट में। ठीक है, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर गुजरता है। प्रत्येक चरण के एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती, बल्कि क्या होती है? संवेदनशीलता, सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, डैश के अनुसार इदम, अहम और परा अहम व्यक्ति के 3 घटक हैं। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो 15 मिनट का प्रोवाइड करवाया है सिगमंड फ्रायड का, जिसमें मैंने बताया सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 घटक बताए, इदम, अहम और परा अहम। इदम ये क्या होता है? ये आप कह सकते हैं कि जो एक आप लोग वीडियो देखते हैं, एक आता है अच्छी चीज़ें, एक आता है बुरी चीज़ें। मतलब एक निगेटिव, एक मतलब राजकुमारी, एक प्रिंसेस आती है, परी आती है, और एक आती है आपके सामने दुष्ट,
कोई वो जो आप कोई काम करने जाते हैं तो आपको कहती नहीं नहीं ये काम आपको करना है, गलत चीज़ों के लिए भी प्रोत्साहित करती है। जैसे आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो रील में देखा होगा ना, वो अवस्था जो होती है इदम की होती है। अहम यानी ईगो जो होता है, और जो पर अहम होता है ये व्यक्ति जो होता है वो बिल्कुल हर एक चीज़ को मतलब स्वीकृति देता जाता है। आप इसे भगवान वाला अहम भगवान कह सकते हैं, और इसे आप जो है राक्षस कह सकते हैं। और ये जो होता है ये मिडिल वाले स्टेज होता है। व्यक्तित्व के 3 घटक किसने बताया था? फ्रायड ने बताया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इदम जो है ये जन्मजात वंशानुगत क्षेत्र से है, अहम यथार्थ जगत से है, और परा अहम जो है नैतिक मूल्य आत्मा की अंतःकरण की पुकार से संबंधित है। अगला, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सीखी जाती है? अब देखिए, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? हम सभी को पता है, स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक BF स्किनर, इनकी एक पुस्तक थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन्होंने इसी पुस्तक में क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार की जो पुनरावृत्ति है उसे प्राप्त परिणामों पर निर्भर करता है, अर्थात जो पुनर्वरण होता है वो प्राप्त होने पर व्यक्ति व्यवहार को बार बार दोहराता है। ये इसमें इन्होंने बताया है। इसी आधार पर गणित में पहाड़े तथा भाषा में वर्तनी, विलोम, मुहावरे आदि याद करते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है 3 प्रकार का होता है। एक मीन, मीडियन, मोड, यानी कि आप कह सकते हैं बहुलांक, मध्यांक और मध्यमान। तो जो प्रसार है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। ये बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया? प्रयत्न और भूल, पावलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक, हल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक नाम के साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने अधिगम में प्रयत्न व भूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया इसे जो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी आप कोई कार्य कर रहे हैं, करेंगे, किसी कार्य को करने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपसे गलतियां भी होंगी, लेकिन उस गलतियों से सीख लेकर आप आगे बढ़ेंगे। फिर उसी कार्य को करेंगे तो उससे पहले से कम गलतियां होंगी, फिर उसी कार्य को करेंगे थोड़ा और कम गलतियां होंगी, फिर उसी काम को करेंगे तो आप अपने कार्य को प्राप्त कर ले जाएंगे, अपने कार्य को संपूर्ण कर ले जाएंगे। इसी को प्रयत्न व भूल या प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहा। किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा। अगर पूछा जाए थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत जो है, अपना प्रयोग जो है वो किस पे किया था, तो इन्होंने अपना प्रयोग जो है बिल्ली पर किया था। किस पे किया था? बिल्ली पर किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित मापन के अस्त्रों में सबसे अच्छा मापन कौन सा है? नामिक, अनुपात, क्रमिक या अंतराल। तो सही जवाब अनुपात यानी रेशियो मापन जो है ये सबसे अच्छा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें 2 या 2 से अधिक तथ्यों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है। इस मापन में जो है त्रुटि होने की संभावना कम होती है, इसीलिए इसे सबसे अच्छा मापन कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT, शब्द साचर, 16 PF परीक्षण। तो देखिए, रोसा स्याही धब्बा ये रोसा नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। इसमें जो है एक स्लेट होता है, इस पर स्याही की छींटें मार दी जाती हैं और बच्चे से पूछा जाता है कि आपको कौन सी आकृति दिखाई दे रही है। बच्चा जिस प्रकार की आकृति का इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है, तो उससे उसके दिमाग का, उसके व्यक्तित्व का आकलन लगाया जाता है। इसी तरह ये भी होता है, ये भी होता है। लेकिन 16 PF परीक्षण जो है ये व्यक्तित्व मापन परीक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये व्यक्तित्व के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। जो व्यक्तित्व मापन परीक्षण होता है उसमें रोषाध्यायी, TS और शब्द साचर होता है, जबकि 16 PF परीक्षण जो है ये अप्रक्षेपी परीक्षण है। इसमें व्यक्ति के सामने प्रश्नों को रखा जाता है, उसका जवाब प्रश्न के विकल्प के रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाए 16 PF परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, तो 164 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? वाटसन, मैस्लो, कोहलर या पावलोव। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत ये दिया गया था मैस्लो के द्वारा। मैस्लो नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था आवश्यकता के 5 क्रम होते हैं। 5 क्रम कौन कौन से, आइए हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत देते हुए बताया था कि व्यक्ति जो है आवश्यकताओं को चिन्हित करता है और उसे प्राप्त करने के लिए 5 क्रमों से होकर गुजरता है। सबसे पहले उसकी शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षात्मक आवश्यकता। जब उसे शारीरिक आवश्यकता प्राप्त हो जाती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाता है, फिर वो सुरक्षा खोजता है, रहने के लिए घर
घर खोजता है, फिर वह समाज में अपना स्थान बनाना चाहता है। जब वो समाज में उठने बैठने लगता है तो उसे समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहता है। और लास्ट होता है आत्मानुभूति, यानी कि अपने आप को मतलब हर चीज़ से अलग कर लेना, ठीक है। आत्मानुभूति, हर चीज़ से तृप्त हो जाना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1984 में अब्राहम मैस्लो के द्वारा आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत जो है वो दिया गया था। इसे अभिप्रेरणा के मार्क्स सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत पूछ ले या अभिप्रेरणा के मार्क्स सिद्धांत पूछ ले, दोनों एक ही बात है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मुख्य यानी आधिकारिक ग्रंथि कहते हैं, यानी मेन ग्लैंड कौन सी है? थायराइड, एड्रिनल, अंतःस्रावी या पीयूष? सही जवाब ऑप्शन डी पीयूष, या इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य ग्रंथि होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो पीयूष ग्लैंड होती है ये होती तो बहुत छोटी सी है, लेकिन ये अन्य ग्लैंड को भी नियंत्रित करती है, अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे ग्लैंड ऑफ ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था, यानी कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया? सही जवाब ऑप्शन ए युंग। युंग नामक साइंटिस्ट जो थे इन्होंने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया हुआ था। मनोवैज्ञानिक युंग के अनुसार अचेतन मन का एक हिस्सा होता है जो समाज, लोग एवं मानव जाति द्वारा अपने विचारों एवं अनुभवों को साझा करता है। अचेतन वह स्थिति है जो हमारे मन एवं व्यवहार में तो होती है परंतु सामान्य प्रदर्शित नहीं होती है, किसी विशेष परिस्थिति में ही वह प्रदर्शित होती है, ठीक है। और ये बात किसने बताई थी? युंग ने बताई थी, ठीक है। किसने बताई थी? युंग ने बताई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला, अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है। अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है? दमन, प्रतिगमन, व्युत्कीकरण या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। आप सभी को पता है कि अंगूर खट्टे कब बोला जाता है? आप किसी चीज़ को पाने की चाहत रखते हो और वो चीज़ आपको ना मिले, लास्ट में आप हार के बोलते मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं थी, ये चीज़ इतनी ख़राब है कि मुझे चाहिए ही नहीं, तो आपको क्या हो जाएगा? अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। ये व्युत्कीकरण का उदाहरण है, युक्तिकरण का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। युक्तिकरण मनोवैज्ञानिक रूप से रक्षा प्रणाली है, यानी आप कह सकते हैं कि जब वो चीज़ आपको नहीं मिली तो आप कह देते हैं मुझे ये चाहिए ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो हम सभी को पता है स्किनर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। अगला क्वेश्चन, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? बुद्धि लब्धि मैंने आपको हर वीडियो में बताया। अब यहाँ पे औसत पूछ लिया, एवरेज पूछ लिया है, तो जो एवरेज बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि 90 से 109 होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साइमन बिने एक साइंटिस्ट थे, साइमन और बिने इनके द्वारा एक साइंटिस्ट थे टर्मन नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1916 में साइमन बिने परीक्षण के द्वारा बुद्धि लब्धि का एक तालिका जारी किया, जिस तालिका में इन्होंने बताया कि जो सामान्य बुद्धि होती है, औसत बुद्धि होती है, वो 90 से 110 होती है। 70 जो होते हैं, 70 से कम वो जड़ बुद्धि होते हैं। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है जो 71 से कम होते हैं वो जड़ बुद्धि होते हैं, जो 70 से 80 के बीच में होते हैं वो अल्प बुद्धि होते हैं, जो 81 से 90 होते हैं वो मंद बुद्धि होते हैं, जो 91 से 110 होते हैं वो समान बुद्धि होते हैं, 111 से 120 तीव्र बुद्धि होते हैं, 121 से 130 प्रखर बुद्धि होते हैं, और जो प्रतिभाशाली बुद्धि होते हैं वो 130 से प्लस होते हैं। चाहे 130 दे दे, 140 दे दे, मतलब 130 से अबव है तो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका सही जवाब सी हो जाएगा। मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था कि आपकी बुद्धि लब्धि क्या है, आप हमें बताएं। आप में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो में जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश भी कहा जाता है। प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा बच्चे सीखते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसी को निरीक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा अधिगम के क्षेत्र में सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसी में इन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसे निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। जिसमें क्या कहा गया? जिसमें कहा गया बच्चे अपने से बड़ों के व्यवहार का परीक्षण करके, निरीक्षण करके उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं। यानी कि जो बड़े व्यवहार का, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में छोटे बच्चे रहते होंगे, तो आप जो भाषा का यूज़ करते हैं, जिस कार्य को जैसे करते हैं वैसे वो भी करने का प्रयास करते हैं। यही बात कहा गया, बच्चे प्रतिक्रियाएँ प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, ठीक है। और ये सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? अमूर्त तर्क यानी बच्चे जो हैं जब अमूर्त तर्क करने लगते हैं, ये कौन सी अवस्था है? संवेदनात्मक,
पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियावस्था या मूर्त संक्रिया। तो मूर्त तो होगा नहीं क्योंकि अमूर्त की बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रिया अवस्था। पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई? तो पहला इन्होंने बताया संवेदनात्मक गामक अवस्था, जिसमें बच्चा जो है जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा शामिल होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 14 वर्ष। जो चतुर्थ अवस्था है, इसमें बालक चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है, अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिकता चिंतन का विकास होता है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, जो बच्चा होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक जो होता है संवेदात्मक गामक अवस्था होती है, ठीक है। और 2 से 7 वर्ष तक बच्चा जो है खिलौने के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से चीज़ें सीखने का कार्य करता है। और 7 से 11 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो कल्पनाएँ करने लगता, कल्पनाएँ नहीं करता, जो चीज़ उसको बताई जाती है, जो मूर्त होती हैं उसके बारे में सोचता है। और जब 11 वर्ष से ऊपर का बच्चा होता है वो कल्पनाएं करके अपने चिंतन के द्वारा, अपने मनन के द्वारा अपनी जो है बुद्धि को विकसित करता है। यही बातें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल कौन सा है? समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युयुत्सा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो है जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अगर पूछा जाए ये परिभाषा किसकी है तो बी.एन. झा की है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है? सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन या फिर नवीनीकरण। सही जवाब ऑप्शन बी, मार्गांतरीकरण। मार्गांतरीकरण अर्थात पुनर्निर्देशन के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। मार्गांतरीकरण का अर्थ क्या होता है? मूल प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता को अच्छे कार्य या दिशा की ओर मोड़ना। जैसे कोई बच्चा है, उसका बहुत शार्प माइंड है लेकिन उसका दिमाग गलत कार्यों में लग रहा है, उस बच्चे को अच्छी तरह से समझाकर उसे एक अच्छी दिशा प्रदान करना, एक अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ाना ही मार्गांतरीकरण होता है। और इसके अनुसार मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला, प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब, जिसके अंतर्गत अलग अलग तथ्यों का संग्रह करके प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। और संचयी का तात्पर्य इकट्ठा यानी संग्रहण से होता है, यानी किसी चीज़ को अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके एक निश्चित एक चीज़ बना लिया जाए, उसी को क्या कहते हैं? संग्रह करना, इकट्ठा करना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? भूलने का कारण क्या नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की क्षमता या शिक्षक की योग्यता। तो देखिए, जब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार चल रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार रहे होंगे, मानसिक द्वंद्व में फंसे होंगे, तो आपको कोई भी चीज़ बताई जा रही है या आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो भूल जाएंगे। ये तो भूलने का कारण होगा। किसी चीज़ का आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो भी आप चीज़ें भूल जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है RRR, रीड, रिवीजन और रेगुलर। अगर 3 पद्धति आप अपनाते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं हो सकते हैं, जिसमें आपका रिवीजन भी एक इम्पॉर्टेंट रहता है। सीखने की मात्रा, ये भी भूलने का कारण नहीं होगा। आप कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं सीख रहे हैं, आपके दिमाग में जितना जा रहा है उतना ही आप सीखेंगे। लेकिन जो भूलने का कारण नहीं हो सकता वो शिक्षक की योग्यता है। शिक्षक की योग्यता का आपके भूलने से कोई लेना देना नहीं है। आप कितना सीख रहे हैं, एक ही दिन में आप 50 पेज पढ़ लिए, निश्चित है भूल जाएंगे। मानसिक द्वंद्व में उलझे हुए हैं, निश्चित है भूल जाएंगे। रिवीजन नहीं करेंगे, निश्चित है भूल जाएंगे। लेकिन शिक्षक की कैपेबिलिटी जो है, शिक्षक की जो योग्यता है, वो आपके भूलने पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। इस आपके भूलने में शिक्षक का कोई योगदान नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्पीयरमैन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1904 में तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता को एक नाम दिया। क्या दिया? जी कारक दिया, जी फैक्टर दिया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्पीयरमैन जो थे, इन्होंने बुद्धि संरचना को 2 भागों में बांटा, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। जी फैक्टर क्या था? जिसमें जनरल फैक्टर शामिल था, और एस फैक्टर यानी स्पेशल फैक्टर शामिल था। जी फैक्टर क्या था? तो एक जन्मजात प्रतिभा के कारण रूप से माना जाता था, मतलब एक जो ऐसा प्रतिभा जो बच्चे में जन्मजात से ही आ जाए, जो बच्चा जन्म से ही सीख के आए, वो जी फैक्टर के अंतर्गत था। और जो बच्चा समाज में रहकर लोगों से मिलजुल कर सीखे, उसे एस फैक्टर कहा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
पढ़ाते समय समान कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक, व्यक्तित्व भिन्नता, पारिवारिक स्थिति या शारीरिक क्षमता। अच्छा बता दीजिए, आप एक टीचर हैं और आप क्लासरूम में खड़े हैं, पढ़ा रहे हैं, आपके सामने 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे बैठे हुए हैं। आपका ध्यान किस पे होना चाहिए? शिक्षण तकनीक पे, उनकी शारीरिक क्षमता पे, उनकी पारिवारिक स्थिति पे या व्यक्तिगत भिन्नता पे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण तकनीक पे। जब कोई टीचर स्कूल में क्लास में पढ़ा रहा है तो उसका जो ध्यान होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नता पे। व्यक्तिगत भिन्नता पे क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोई बच्चा ऐसा है कि जो आप जो है बिना लिखे ब्लैक बोर्ड का बिना यूज़ किए बता दे रहा है, उसके माइंड में चला जा रहा है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको ब्लैक बोर्ड पर लिखने के समझाने की ज़रूरत है। कोई बच्चा ऐसा है जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, फिजिकल डिसेबल है, देख नहीं पा रहा है, तो आप उससे जो है लिख के आप पढ़ा रहे हैं तो उसको मतलब उसके लिए कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगला क्वेश्चन है, अधिगम हस्तांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। अधिगम हस्तांतरण के जो द्वितत्व सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन थे? तो अभी हम लोगों ने देखा स्फीयरमैन, इन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में बताया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण करके या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? पुनः स्मरण, संवेदना, स्मृति या विस्मृति? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विस्मृति। सीखी हुई बात को जब हम स्मरण रखते हैं या फिर उनका पूरा से रिकॉल करते हैं और रिकॉल करने में हम असफल हो जाते हैं तो वो विस्मृति कहलाती है। विस्मृति क्या है? यानी हम किसी चीज़ को भूल चुके हैं, वो हमें याद ही नहीं हो पा रहा है, याद ही नहीं आ रहा है, इसी को विस्मृति कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला, व्यक्तियों में उन मनोशारीरिक आवश्यकताओं का गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र? सही जवाब ऑप्शन ए व्यक्तित्व कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। आल्पोर्ट एक साइंटिस्ट थे, इनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के उन शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। अर्थात व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक होती है। व्यक्तित्व में मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित रहते हैं तथा व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला, समान पुरुष में XY गुणसूत्र जबकि सामान्य महिला में क्या होता है? आप सभी को पता है, हम ह्यूमन में, मानव में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। पेयर में पूछा जाए 23 पेयर होते हैं। इसमें जो होता है एक लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र महिला में XX होता है और पुरुष में XY होता है। तो महिला में क्या होगा? XX होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और उनके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक लिखे होते हैं क्या कहलाता है? यानी कि वह समूह जिसके नीचे समूह का आधा प्राप्तांक और आधा प्राप्तांक ऊपर लिखा होता है क्या कहलाता है? इसी को मध्यांक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मध्यांक बराबर n/2 होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, अब आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधि में से डैश एक है। क्या है? आकृति, स्तंभाकृति, कुपाक्षर आकृति या स्वलिखित? सही जवाब ऑप्शन बी स्तंभाकृति। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की कई विधियां होती हैं जिसमें पाई चार्ट, स्तंभाकृति, बेन आरेख सारे शामिल हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। यहाँ पे CDP के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप 1 to 5, 6 to 8 या फिर दोनों की तैयारी कर रहे हैं और UP टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लीज़ दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और एक कमेंट करके जरूर जाइए। थैंक यू।